चलिए आज हम लोग वाष्प दाब के बारे में पढ़ते हैं। वाष्प दाब क्या होता है और इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो क्या होता है, जब हम लोग किसी द्रव विलायक जो रहता है उस द्रव विलायक में हम अवाष्पशील विलेय गैस को मिलाते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास में एक पात्र है। इस पात्र में मैंने एक द्रव विलायक को भर दिया है। विलायक माध्यम जो है वो द्रव अवस्था में होना चाहिए और फिर मैंने इसमें एक अवाष्पशील गैस जो है उसको अंदर डाला इसमें, और ये अवाष्पशील गैस को मैंने मिला करके यहाँ पे पैक कर दिया, सील पैक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ समय बाद में जब ये अवाष्पशील गैस जो है द्रव में, पहले तो ठीक है जब डाले उस समय इसमें मिक्स हुआ, लेकिन जब इन दोनों के बीच साम्यावस्था स्थापित होगा तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, जो गैस होगा वो द्रव की सतह पे आ जाएगी। ये जो खाली जगह है वो खाली जगहों पे चले आएगी यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में ये जो गैस होगा, ये जो अवाष्पशील गैस जो होगा वो द्रव की जो सतह होती है उस द्रव की सतह पर दाब आरोपित करती है। भाई, जब कोई वस्तु जो है उसको दूसरी वस्तु की सतह पे रखते हैं तो वो अपने भार के बराबर में दाब आरोपित करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो अवाष्पशील गैस जो होता है वो अवाष्पशील गैस विलायक माध्यम जो है इसमें द्रव जो है उस पर जो दाब आरोपित करती है वही दाब कहलाता है वाष्प दाब। तो इस प्रकार से ये जब कोई द्रव विलायक और अवाष्पशील विलेय गैस जो है वो साम्यावस्था में हो तो ऐसी स्थिति में ये अवाष्पशील गैस द्रव विलायक की सतह पर जो दाब आरोपित करता है उसे हम कहते हैं, उसका वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर ये गैस जो है वो कितना वाष्प दाब आरोपित कर रहा होगा उसकी गणना हम लोग करते हैं राउल्ट के नियम के द्वारा। चलिए देखिए इसको, राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम से हम लोग जानते हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार अगर ताप को हम लोग स्थिर रख देते हैं, ताप जो है उसको नियत रहे, स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में एक ऐसा हम विलयन लेंगे जिसमें विलेय पदार्थ जो है वो अवाष्पशील होनी चाहिए, वाष्पशील नहीं होना चाहिए। अगर वो वाष्पशील हुआ तो वो दाब आरोपित नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमको विलायक में जो विलेय पदार्थ हमें लेना है वो विलेय पदार्थ जो है वो अवाष्पशील होना चाहिए। तो जब हम किसी अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन होता है उसमें हम लोग बनाते हैं स्थिर ताप पर, तो ऐसी स्थिति में वो जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है उसमें जो विलायक में जो वाष्प दाब आरोपित करेगा उस वाष्प दाब का जो मान होता है वो उसके अर्थात विलायक के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। यह राउल्ट का नियम है। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। यह राउल्ट का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे मैं समानुपाती चिन्ह को अगर बराबर में लगाता हूँ तो एक नियतांक लेना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर k जो है एक समानुपातिक नियतांक है। अब अगर मैं यहाँ पे विलायक को शुद्ध मान लेता हूँ, विलायक जो है बिल्कुल शुद्ध, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो विलयन के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं कि विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो इकाई होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे XA का जो मान होगा वो x के बराबर होगा और उसका मान होगा 1 होगा। इसी प्रकार से उसका जो वाष्प दाब होता है
जो वाष्प दाब जो हम लोग Pa लिए थे उसको Pa ना लेकर के ऐसी स्थिति में P0 A ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे P0 A जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है इसमें। तो ये शुद्ध वाष्प दाब है और ये उसका आंशिक वाष्प दाब है। तो ऐसी स्थिति में इस मान को यहाँ रख देते हैं तो P0A इक्वल टू K इंटू 1 हो गया, अर्थात K इक्वल टू हो गया P0A। तो इस वैल्यू को फिर से समीकरण 1 में अगर रख दिया जाए तो समीकरण 1 से PA इक्वल टू हो गया K के प्लेस में हो गया P0A N2 हो गया ये XA। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां मैंने इसमें K की वैल्यू जो था उस K की वैल्यू को रख दिया हुआ है। किंतु भाई X का जो मान होता है वो XA प्लस XB के इक्वल होता है। विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो विलायक और विलेय के मोल प्रभाजों के योगफल के बराबर होता है, और विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो इकाई होता है। तो इसके हिसाब से 1 हो गया तो 1 इक्वल टू हो गया XA प्लस XB। तो यहाँ से मैं XA को रिप्लेस कर देता हूँ इधर से, या XB को रिप्लेस कर देता हूँ तो 1 माइनस XB इक्वल टू हो गया XA। अब इस XA की वैल्यू को मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से PA इक्वल टू P0A इंटू XA के प्लेस में हो गया 1 माइनस XB। तो यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो P0A माइनस P0A इंटू XB हो गया। तो रिप्लेस करता हूँ यहाँ से फिर से, ये माइनस है इसको इधर रिप्लेस कर देता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा P0A इंटू XB, और सेम PA जो है वो रिप्लेस इधर जाके वो माइनस में PA हो गया। तो यहाँ से PP को एक तरफ कर देता हूँ तो XB की जो वैल्यू आएगा वो P0A माइनस PA बाई P0A के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है P0A माइनस PA क्या होता है, और पूरा जो हो P0A माइनस PA बाई P0A जो है वो क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो P0A शुद्ध वाष्प दाब है और PA आंशिक वाष्प दाब है। उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं मतलब उसमें कमी कर रहे हैं, अवनमन कर रहे हैं, इसलिए यह कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। A है यानी विलायक हुआ, तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन है ये। और अगर पूरा ले लेते हैं एक साथ तो ऐसी स्थिति में P0A माइनस PA बाई P0A को ले लेते हैं तो ये कहलाता है विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन कहलाता है ये। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक जो होता है उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम है। पहले जो बताया गया था वो वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम था। ये जो भी आपको बता रहा हूं मैं, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम है। तो इस नियम के आधार पर भी हम लोग विलेय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान जो होता है MB होता है उसकी गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो हम जानते हैं कि XB का जो मान होता है विलेय का जो है ये मोल प्रभाज है, तो विलेय का मोल प्रभाज जो है वो विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो इस हिसाब से XB इक्वल टू हो गया NB बाई NA प्लस NB। लेकिन यहाँ पे N जो है वो W बटे M होता है, मोलों की संख्या जो है वो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है।
तो ऐसी स्थिति में एक्स बी इक्वल टू आ गया ये डब्ल्यू बी बाई एम बी, और बाई में यहाँ पे हो गया डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं विलियन को तनु ले लेता हूँ, जो विलियन मैंने लिया हुआ है वो विलियन को अगर तनु ले लेता हूँ तो तनु विलियन में क्या होता है, विलेय की जो मात्रा होता है वो विलेय की मात्रा नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। तो अगर ये नगण्य हो गया तो ऐसी स्थिति में एक्स बी का जो मान होगा वो डब्ल्यू बी बाई एम बी और बटे में डब्ल्यू ए बाई एम ए के इक्वल हो जाएगा। तो चौथे पद का गुना पहले पद से हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए और बाई में आ गया ये एम बी इंटू डब्ल्यू ए आ गया ये एक्स बी की वैल्यू। इस वैल्यू को वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान में रख देते हैं। तो इस प्रकार से पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी में वैल्यू रखेंगे इसको, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी जो है उसके प्लेस में हो गया ये डब्ल्यू बी इंटू एम ए और बाई में हो गया ये एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग विलेय पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है एम बी होता है उसकी गणना कर लेते हैं। तो इसके आगे फिर ये और आगे अणुसंख्यक गुण होता है, इसके हिसाब से इसका आंकिक क्वेश्चन जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।